आप लोग। सो गाइज, आज का सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि सीएस प्रोफेशनल में है और जून 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं। सो गाइज, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीआरवीआई के पेपर के अंदर जो वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है, आप सबको मालूम होगा दैट इज कमिंग टू योर एग्जाम फॉर 20 मार्क्स। अब ये 20 नंबर का जो आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल और 10 नंबर का आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में 3.5 घंटे की एक क्लास ली थी। बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो गाइस आई एम टेलिंग यू कि आप उसको मिस करोगे, बिकॉज जब आप पेपर में जाओगे एंड यू विल सी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पेपर में आए तो आप लोगों को रिग्रेट होगा। तो जिन्होंने नहीं देखी उसको जरूर देखिएगा। और आज जो मैं ये एक्सक्लूसिव सेशन लेने जा रहा हूं, दैट इज फॉर द थ्योरी ऑन वैल्यूएशन। सो गाइज, बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे। ये असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। जिन लोगों को अभी तक ये असाइनमेंट नहीं मिला तो इस क्लास को देखने से पहले इस असाइनमेंट को पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। इफ पॉसिबल गेट द प्रिंटेबल नोट्स। बच्चा कई बार ऐसा सोचता है कि सर क्या ये असाइनमेंट सफिशिएंट है, मुझे मॉड्यूल तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर बिल्कुल भी मॉड्यूल खोलने की भी जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है जी, यस। तो जैसे ही मैं ये वैल्यूएशन का असाइनमेंट पूरा खत्म कर लूंगा, इसमें मैं अप्रोक्सीमेटली आपको 18 से 19 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये 18 से 19 क्वेश्चंस मेरे साथ बड़े अच्छे से पढ़ लिए, शिद्दत से पढ़ लिए, समझ लिए, और उसके बाद आप जरूर एक बार स्कैनर देखिएगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसका स्कैनर भी मैं आपको करवा दूं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर स्कैनर की भी एक सेशन ले लीजिए, तो मैं डेफिनेटली ले लूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो फिर आप खुद कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है या नहीं? बट हाँ, ये असाइनमेंट जो मैं आपने आपके साथ शेयर करा है, ये गलती से भी मिस मत करना, पूरा अच्छे से पढ़कर जाना। 10 नंबर का मतलब प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर आप सबको मालूम होगा कितना बड़ी चीज होती है। और रिमेनिंग 10 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वीजी स्टडी हब पर भी है, अरुण सेतिया क्लासेस पर भी है, तो आप कहीं पर भी जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्री गणेश करते हैं थ्योरी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन इन सीआर, जिसका अप्रोक्सीमेटली वेटेज जो रहेगा दैट विल बी 10 मार्क्स। ठीक है जी। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये पूरा असाइनमेंट आपके स्टडी मटेरियल से बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैंने हर पॉइंट कवर अप करने की कोशिश करी है ताकि कोई भी चीज मिस आउट ना हो जाए। ठीक है जी, चलिए। तो वैल्यूएशन में सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो ये है कि भैया वैल्यूएशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैल्यूएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे वैल्यूएशन क्या है, तो गाइज एक बात बताओ ना यार, किसी भी एसेट की अगर हमें इकोनॉमिक वर्थ फाइंड आउट करनी हो तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वैल्यूएशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वैल्यूएशन, तो हम कहते हैं इट्स अ प्रोसेस वेयर वी ट्राई टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ एनी एसेट या फिर एनी बिजनेस। और जब भी आप किसी भी एसेट या किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन करते हो तो याद रखना ये वैल्यूएशन ऑलवेज सब्जेक्ट टू सर्टन असम्पशंस होता है, ऑलवेज सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज की वैल्यूएशन आप और मैं दोनों सेम अमाउंट निकालें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जिन अजम्पशन से मैं उसका वैल्यूएशन कर रहा हूं शायद आपका अजम्पशंस अलग हो, तो इसीलिए क्या हम दोनों का वैल्यूएशन क्या अलग हो सकता है? यस सर, बिल्कुल अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं ये पेन बताओ इसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप बोलो सर क्या है यार, सिंपल सा पेन ही तो है, तो मेरे हिसाब से तो ये 200 रुपए का होना चाहिए, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है 3500। तो क्या इसका मतलब यहां पर जब आपने वैल्यूएशन करा तो शायद आपकी assumptions, आपकी कंडीशंस अलग रही होंगी विद एज कंपेयर टू द रियल वैल्यूएशन। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे आपसे, फटाफट से बता दो एक बार फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैल्यूएशन। बस इतना सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैल्यूएशन। तो आपने क्या बोलना है? इट्स अ प्रोसेस where we try to determine the economic worth of an asset or a company under certain assumptions or limiting conditions and subject to data available. ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखना वैल्यूएशन जब भी हम करते हैं ना तो हमारे लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चा कहता है सर कैसे, कोई बताओगे आप एग्जाम्पल? देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे एक शेयर का वैल्यूएशन करना है, तो बेटा शेयर का वैल्यूएशन आप तभी कर सकते हो जब आपको उसके फ्यूचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। मतलब वो आने वाले समय में आपको कितना डिविडेंड पे आउट करेगा, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, जब तक आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है ना तो आप उसकी वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। ठीक है सर, सर लर्न हो गया। पहला क्वेश्चन सर हमें लर्न हो गया। बताओ पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैल्यूएशन? सर वैल्यूएशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग economic worth of any asset या company subject to certain conditions, subject to certain assumptions, keeping in mind that data which is available as on the valuation date. Beautiful. Question number 2. Sir, what is the need for valuation? कोई भी कंपनी वैल्यूएशन करेगी ही क्यों? सर याद रखना ये क्वेश्चन स्कैनर में आप चेक करोगे 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए बड़े ध्यान से समझते हैं आप। Why do we value? सर बहुत सारे रीजन है, मैं बहुत सारे पढ़ाऊंगा। अगर आप इसमें से कोई 5 या 6 भी लर्न कर लोगे तो काम हो जाएगा, बिकॉज 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। सर एक बात याद रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 8-8, 10-10 पॉइंट, बट अगर आपको लगे कि यार मुझे 10 तो रिटेन नहीं हो रहे बट मुझे 5 या 6 या 7 रिटेन हो रहे हैं, सर दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 10 इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि 5-6 रिटेन हो जाए। अगर मैं 5 ही पढ़ाता तो शायद आपको 2 रिटेन होंगे, तो इसलिए ये इंटेंट के साथ आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा ताकि आप एटलीस्ट उतना रिटेन कर सको जो आप एग्जाम में लिख सको। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले नीड फॉर वैल्यूएशन क्या है? तो पहला जो पर्पस बताया गया दैट वाज मर्जर, एक्विजिशन और टेक ओवर। भाई एक बात बताओ, आज आप किसी भी कंपनी को जब एक्वायर करते हो तो क्या एक्वायरर जब किसी के साथ मर्ज करता है, जब टेक ओवर करता है, तो अक्सर ये एक्विजिशन एज अ गोइंग कंसर्न होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न? सर गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हमारा इंटेंट उसे एक्वायर करके क्या चलाना होता है। मतलब द इंटेंट इज वेरी क्लियर, व्हाई आई एम एक्वायरिंग अ शॉप बिकॉज आई वांट टू रन दैट शॉप, व्हाई आई एम एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ रिलायंस बिकॉज आई वांट टू रन द बिजनेस ऑफ रिलायंस। समझ आ रही है? तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन एज अ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। क्या यहां तक क्लियर है? यस। तो जब भी कोई भी पर्सन एक्वायर कर रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, तो उसके लिए ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस बिजनेस का एज अ गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। बिकॉज जब आप एक्वायर करेंगे, जब आप टेक ओवर करेंगे, तो क्या आप लोगों को एक प्राइस पे करना पड़ेगा, यस और नो। और बिना वैल्यूएशन जाने आप प्राइस कैसे पे करोगे? सो दैट इज द वन पर्पस फॉर विच द वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, राइट? तो आप पढ़िए जरा क्या लिखा है। A party who enters into a transaction with the another for acquiring business would always like to acquire the business as a going concern for the purposes of continuing and carrying the same business, might compute the value of the target company. अब target क्या होती है सबको मालूम है, जिससे आप acquire कर रहे हो, क्या वो target company है? Very good. तो पहला purpose merger, acquisition, takeover. So जहां पर merger, acquisition, takeover होगा, क्या वहां पर वैल्यूएशन विल बिकम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वेरी गुड। दूसरा, सर अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हूं, या किसी के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर करने जा रहा हूं, या किसी के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहा हूं, व्हाट यू थिंक? क्या आप जब भी किसी के साथ इस तरह का वेंचर, कोलैबोरेशन या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करोगे, आप सबसे पहले क्या उसकी वैल्यूएशन चेक नहीं करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो दैट इज द सेकेंड पर्पस। तीसरा, एट द टाइम ऑफ पीसफुल एग्जिट। मतलब क्या है इसका? सर मान लो आपने कई बार सुना होगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के बारे में। अब जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द पीपल दोज हु माइट नॉट अग्री ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्या उनको एग्जिट देना पड़ता है? अब मुझे बताओ, क्या इनको एग्जिट देने के लिए क्या किसी तरह का कोई तो वैल्यूएशन क्राइटेरिया फिक्स करोगे ना? यस सर। सर 3 मैंने बता दिया, आई एम वेरी श्योर आपको लर्न हो गए होंगे। आप सभी बच्चे प्लीज मेरे साथ एक बारी ये तीनों पॉइंट रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट बताओ जरा। सर व्हाई वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड? सर 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 देखो, पहला होता है मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर। वेरी गुड। दूसरा होता है कि अगर हमें किसी को भी पीसफुल एग्जिट देना है। तीसरा होता है कि अगर हमें किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर या कोलैबोरेशन करना है, तो क्या उन सभी जगहों पे वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड। चौथा क्या कहता है? स्पेसिफिक सिचुएशन।
अब ये क्या है सर, कई बार क्या होता है कि मान लो आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, वो वायलेट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई, बैंकरप्सी हो गई, ठीक है ना। और उस केस में अगर आपने आईबीसी में पढ़ा हो सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी कोड क्या कहता है, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना पड़ता है। तो क्या उन सभी जगहों पे क्या वैल्यूएशन मैंडेटरी होता है? यस, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक सिचुएशन है। एग्जांपल दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ठीक है ना, या सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी। तो बेसिकली ये सब चीजों की बात हो रही है। देन आ जाता है नेक्स्ट, इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज, आप मुझे बताओ, इंश्योरेंस कवरेज सर, आज मुझे मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है ना, तो सबसे पहले इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं पता है, गाड़ी का वैल्यूएशन निकालते हैं और उसके बेसिस पर क्या प्रीमियम बताते हैं। तो आज आपको किसी भी एसेट का अगर इंश्योरेंस कराना है तो सर पहले वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होगा। ये सर, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, 5 पॉइंट आपको मेरे ख्याल से लर्न भी हो गए हैं। मैंने कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ 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 लर्न कर लेना, बिकॉज अगर ये असाइनमेंट आपने मेरे साथ लर्न कर लिया तो आई एम टेलिंग यू, पेपर वाले दिन आप मेरे को याद करोगे कि वाकई में अरुण सर ने वैल्यूएशन इतना मस्त करा दिया कि पेपर में क्वेश्चन हमारे से इतने बढ़िया से हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो 5 पॉइंट दोबारा से मेरे साथ साथ बोलना है। मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, या फिर किसी को पीसफुल एग्जिट देने के लिए, आगे बोलो, पीसफुल एग्जिट देने के लिए, या फिर कम ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस अगर कोई आ जाती है, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस कवरेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, कोर्ट डायरेक्टेड वैल्यूएशन। कई बार क्या होता है, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग क्या करते हैं, एक वैल्यूअर अपॉइंट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया आप वैल्यूएशन करके लाओ, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कुछ मैटर्स होते हैं लाइक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो गया, ठीक है जी, इन सब केसेस के अंदर डायरेक्शंस आ जाती हैं टू अपॉइंट द वैल्यूअर, और उससे कहा जाता है कि भैया आप वैल्यूएशन करके लाओ, ठीक है जी। चलो सर 6 हो गए हमारे। 7वां, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। अब आप मुझे बताओ, देखो 3 वर्ड मैं आपको देने जा रहा हूं, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन। आप मुझे बताओ, अगर कभी भी वाइंडिंग अप हो रही हो, सोच के देखना, अगर कभी भी क्या हो रही हो, वाइंडिंग अप हो रही हो, तो आपको मालूम है कि बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू एंगेज वैल्यूअर बिफोर इशूइंग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे समझो, वाइंडिंग अप के समय पे वैल्यूएशन चाहिए। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, अगर कंपनी का क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, क्या वहां पर भी क्या वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट बन जाएगी, यस और नो? यस, तो वहां पर भी लिक्विडेटर जो होता है ना, वो अपॉइंट करता है वैल्यूअर को। लिक्विडेटर क्या करता है, अपॉइंट करता है वैल्यूअर को। अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो कंपनी का बोर्ड जो होता है वो वैल्यूअर को एंगेज करता है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो जी। ठीक है, इसके अलावा आईपीओ एफपीओ के अंदर भी वैल्यूएशन होता है। आपको मालूम है, जब भी हमें आईपीओ एफपीओ लेकर आना है तो किस प्राइस पर आईपीओ एफपीओ लेकर आएंगे, क्या उसके लिए भी वैल्यूएशन होता है। और अगर मान लो आप डेट रेस कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ, क्या उस समय क्या डेट अगर सिक्योर्ड है तो क्या सिक्योरिटीज, यानी कि जो भी आप उसके अंदर सिक्योर्ड है, तो जो भी सिक्योरिटी दे रहे हो, तो क्या उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आई एम श्योर कि आप इसमें से 5 या 6 पॉइंट आराम से रिटेन कर सकते हो। मैंने आपके साथ 9 पॉइंट डिस्कस करे हैं। तो पहला है मर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, collaborations, joint ventures, peaceful exits, specific situation like breach of contract, insolvency, bankruptcy, etc. जब हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं तभी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, आईपीओ एफपीओ में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और बताओ, क्या इंश्योरेंस कवरेज में भी जरूरत पड़ती है? हाँ सर बिल्कुल पड़ती है। अगर मान लो आप डेट फंड रेज कर रहे हो जो कि सिक्योर्ड है, क्या वहां पर भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर। वाइंडिंग अप के समय पड़ेगी? यस सर। लिक्विडेशन के समय पड़ेगी? यस सर। लिक्विडेशन के केस में कौन अपॉइंट करेगा? लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप के केस में जनरली कंपनीज बोर्ड जो होता है वो अपॉइंट करता है वैल्यूअर को बिफोर साइनिंग। जो भी इसकी रिपोर्ट साइन करनी होती है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, उससे पहले वो एक वैल्यूअर को अपॉइंट जरूर करता है। ठीक है जी। चलो जी, अब मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हमारे बहुत बढ़िया से हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, सर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस वैल्यूएशन। चलो अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आज आपको बोलूं कि रिलायंस कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, देखो वैसे जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो
बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि 4-5 फैक्टर आप दिमाग लगा के बताओ कि क्या क्या हो सकते हैं, सोच के बताना। सर एक तो कंपनी का पास्ट, वेरी गुड। कंपनी का फ्यूचर, वेरी गुड। और कंपनी के कैश फ्लोज, वेरी वेल डन। ठीक है जी। और बताओ, जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम वैल्यूएशन करते हैं यूजिंग डीसीएफ अप्रोच। जिन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जहां पर अपन वैल्यूएशन करते थे यूजिंग डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो क्या वहां पे डिस्काउंट रेट भी चाहिए होगा, नंबर ऑफ ईयर्स भी चाहिए होंगे, क्या प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज भी चाहिए होंगे? बिल्कुल। क्या कंपनी का पास्ट डाटा में क्या कंपनी की अर्निंग्स भी चाहिए होंगी, कंपनी का डिविडेंड चाहिए होगा, कंपनी का बोनस चाहिए होगा? यस और नो? बताओ। जब मैं पास्ट के बारे में देखता हूं, देखो आज जब भी मैं किसी कंपनी का शेयर बाय करता हूं ना, तो पहले मैं ये जरूर देखता हूं कि कंपनी ने इतिहास में डिविडेंड्स कितने दिए हैं, उसका डिविडेंड यील्ड क्या चल रहा है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या चल रही थी, कंपनी ने कितनी बार बोनसेस दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। तो सर हम ये सब चीजें जरूर चेक करते हैं बिफोर चेकिंग द वैल्यूएशन कि हमें उसके लिए कितना पे करना चाहिए। इसके अलावा पास हिस्ट्री ऑफ द प्राइजेस, बताओ क्या ये भी आएगा साथ में? प्राइजेस की हिस्ट्री, जैसे अगर मैं बोलूं आज रिलायंस का शेयर 3,000 रुपए का है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि भाई पहले भी कभी ऐसा था, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले 200-300 का था और अचानक से 3,000 का हो गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो बताओ पास्ट में क्या क्या उठाओगे? सर पास्ट में क्या क्या उठाएंगे? सर पास्ट में हम एक तो उठाएंगे अर्निंग, एक हम उठाएंगे डिविडेंड, एक हम उठाएंगे प्राइस, एक हम उठाएंगे बोनस। तो ये सारी चीजें आपको कहां से पिक करनी है बेटा? पास्ट ऑफ द कंपनी से पिक करनी है। जरा सारे बोल दो, पास्ट से क्या क्या उठाना है? अर्निंग, डिविडेंड, बोनस, प्राइस। सारे बोलेंगे अर्निंग, डिविडेंड, बोनस, प्राइस, यानी कि पास्ट से आपको ये सारा डाटा उठाना है। फ्यूचर में क्या कंपनी की कैश फ्लो चेक करोगे या नहीं? बिल्कुल। क्या फ्यूचर में अर्निंग एंड प्रोजेक्शंस चेक करोगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करोगे? ये सारी चीजें क्या हो गई? फ्यूचर से रिलेटेड हो गई। तो बताओ फ्यूचर से रिलेटेड क्या क्या आएगा? देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आप क्या क्या लर्न कर पाओगे। क्या फ्यूचर का कैश फ्लो, फ्यूचर की अर्निंग एंड उसका प्रोजेक्शन, फ्यूचर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब आज मान लो मैं अपनी टोटल कैपेसिटी का 90% यूटिलाइज कर रहा हूं, तो फ्यूचर में मैं उसका कितना यूटिलाइज करूंगा? तो दैट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। कैश फ्लो, अर्निंग्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें क्या आपको फ्यूचर से रिलेटेड करनी है। ठीक है सर। सर कुछ प्रेजेंट से रिलेटेड भी होता है? हाँ ना यार, नेटवर्थ होती है। बोलो कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, यहां पे एसेट्स भी लिख सकते हो। ठीक है जी। कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कितनी है? बताओ प्रेजेंट में क्या देखोगे? कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी के एसेट्स, गेटिंग द पॉइंट। और फिर ये लिखा ना नेट टेंजेबल एसेट्स, और कंपनी की लिक्विडिटी यानी कि कैश पोजीशंस क्या है, ये सारा प्रेजेंट में आएगा। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। बिल्कुल सर। देखो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन से पहले क्या हमें उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देखने होते हैं। पास्ट में क्या देखोगे? डिविडेंड, अर्निंग, बोनस, प्राइजेस। सही है सर। फ्यूचर में क्या देखोगे? सर फ्यूचर में उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस। प्रेजेंट में क्या देखोगे? सर नेटवर्थ देखेंगे, सर साथ में हम चेक करेंगे उसका एसेट्स। एक तो हम नेटवर्थ देखेंगे और साथ में हम उसका क्या चेक करेंगे? जो भी उसकी नेट टैंजिबल एसेट्स है। ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया। तो ये सारा डाटा आपको चेक करना पड़ेगा। ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यूएशन को। सारे बच्चे बोलेंगे ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यूएशन। सर 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, सच्ची चिताना समझ आ गया या नहीं? देखो पहला क्वेश्चन क्या था, जरा सारे बोलो मेरे साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वैल्यूएशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सर वाई देयर इज नीड ऑफ वैल्यूएशन, उसमें 9 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए। फिर मैंने कहा व्हाट आर द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यूएशन को। ब्यूटीफुल यार, 3 क्वेश्चन हो गए। सर ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा आपको, सच बता रहा हूं, पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को 17-18 क्वेश्चन मुझे कराने हैं एंड क्लास के बाद आप एक बार जरूर बोल के जाओगे कि सर मजा आ गया। ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। यानी कि जब भी कोई कंपनी वैल्यूएशन करती है ना, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आपको माइंड में रखना पड़ता है
यानी कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दोगे ना तो वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, सारे बच्चों ने एग्जीक्यूटिव के अंदर एफएम पढ़ा, एफएम के अंदर रिस्क, रिटर्न, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या आपको लगता है आप ये इग्नोर कर सकते हो? मतलब ही नहीं है सर। देखो, रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिपेंड करती है। सीएपीएम में बढ़ाया था ना हमने, सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दैट के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, मतलब के ई कितना चाहिए, क्या वो सिस्टमैटिक रिस्क पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। रिटर्न, कितना रिटर्न चाहिए मुझे। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, यस और नो? तो पहले दो प्रिंसिपल्स तो बहुत सिंपल है, पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा है रिस्क एंड रिटर्न। याद रखना, जितना रिस्क ज्यादा क्या उतना हमारा रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए, क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा होता है क्या वहां पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। याद करो, हमने एफ में पढ़ा था आरएडीआर अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, मतलब डिस्काउंट रेट हायर होना चाहिए जहां पे लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों नहीं इग्नोर कर सकते सर? क्योंकि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट आज करोगे और आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या उन फ्यूचर कैश फ्लोज को पहले आप प्रेजेंट में लेकर आओ, देन ओनली यू विल गेट टू नो दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्या सबको क्लियर है? सर प्रिंसिपल्स क्या होते होंगे? दो प्रिंसिपल, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा रिस्क एंड रिटर्न, ये तो बिल्कुल आपको याद हो गए होंगे। सर इसके अलावा ना, इसके अलावा सर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो रियल लाइफ में आप यूज करते हो, आपको भी मालूम है, लेकिन आपने कभी गौर नहीं करा होगा। एग्जाम्पल देता हूं, रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब आप मुझे बताओ, आप ब्रेड पकौड़ा खाने जा रहे हो, है ना, या आप कोई चीज खाने जा रहे हो, आपको मालूम है कि बिल्कुल ऐसा ही चीज 10 रुपए का मिल रहा है, तो आप उसके लिए कभी भी 10 रुपए से ज्यादा दोगे ही नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कोई भी आदमी विल नेवर पे मोर देन द सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपको पता चल गया कि उसका सब्सटीट्यूट 10 रुपए का है, भाई आज आप 100 रुपए नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। भाई एक बात याद रखना, आज मैं रिलायंस कंपनी को 3,000 देने को भी खुश हूं। बताओ क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। आज मैं कोल इंडिया के लिए 450 रुपए देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और इसका शेयर बहुत ऊपर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस मतलब जहां आपको लगता है कि भाई ये धंधा ग्रो। अच्छा आप बताओ, शार्क टैंक देखते हैं आप लोग? शार्क टैंक के अंदर आपने नोटिस करा होगा कि क्या प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस ही वहां पे चल रहा होता है कि यार ये स्टार्टअप ग्रो कर सकता है, तभी क्या उसकी वैल्यूएशन की जाती है। यस, क्या समझ आ गया? एक बार दोबारा बताओ, प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। ब्यूटीफुल, ठीक है जी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, मतलब लाइफ में जब भी आप किसी भी चीज को पे ऑफ करते हो ना, तो दिमाग में होता है यार मेरे ख्याल से दिस इज रीजनेबल फॉर यू, यार ये रीजनेबल अमाउंट है ना। हम ऐसे बोलते नहीं है? तो कई बार ऐसा होता है कि अपन कोई ज्यादा टेंशन नहीं पालते, हम ये देखते हैं व्हाट इज अ रीजनेबल अमाउंट जो आपको इसको पे ऑफ करना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर पॉइंट। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिव, अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है कभी भी लाइफ में वैल्यूएशन जब आप करो, नेवर स्टक टू वन थिंग, ट्राई टू फाइंड आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, देन यू विल गेट द बेस्ट वैल्यूएशन। देखो मेरे को अगर आज मान लो गाड़ी खरीदनी है, क्या करते हो बताओ? क्या एक ही गाड़ी देखते हो और उसकी वैल्यूएशन पे बहस करते हो, या पहले और भी ऑल्टरनेटिव्स चेक करते हो एंड देन यू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द परफेक्ट वैल्यू? कभी भी लाइफ में वैल्यूएशन करते समय प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवॉइड मत करना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस अवॉइड मत करना, प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन अवॉइड मत करना, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस मत अवॉइड करना, रिस्क एंड रिटर्न मत अवॉइड करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मत अवॉइड करना। सर जी मजे ले रहे हो, सारे पॉइंट बता दिए आपने। यस सर, यही मुझे बताना था आपको। क्या सबको क्लियर है? 4 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में, बता दो क्या 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें कसम लगेगी। क्या ये 4 क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ गए? यस और नो में जवाब दे दो, हाँ या ना। कम ऑन एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बोल दो यार फटाफट से। यस और नो में जवाब दे दो
क्या आपको ये समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? बोल दो यार, आ गया समझ? सच्ची में, सच्ची में? चल भाई, बहुत बढ़िया हो गया। तो एक भाई जरा दोबारा बताना। सर देखो, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, इकोनॉमिक वर्थ ऑफ एनी एसेट या कंपनी बेस्ड ऑन assumptions based on some limited conditions keeping in mind the data which is available on particular valuation date, वैल्यूएशन होता है। फिर नीड ऑफ वैल्यूएशन क्या था सर? 9 पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि वैल्यूएशन करते समय किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं सर? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। सर लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। तो मैंने कहा भी प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन का मतलब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है जब भी आप वैल्यूएशन करो। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ठीक है जी। अब यहां पर ना इन्होंने बोला कि व्हाट आर द वेरियस एक्सप्रेशन विच आर यूज्ड इन वैल्यूएशन। सर आपने कई बार ऐसे सुना होगा बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, यूज इन वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू। Oh my God! So these are the basic terminologies which are used in the valuation. तो उसी चीज को इन्होंने elaborate करा है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू। कई बार ना यू विल गेट कंफ्यूज विद फेयर मार्केट वैल्यू एंड द वर्ड फेयर वैल्यू। याद रखना दोनों अलग है ना? फेयर मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू दोनों अलग है। जब हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग ना एक और नाम देते हैं, समटाइम वी ऑल्सो कॉल इट एज आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? ये कहते हैं जहां पर टू पीपल जो कि अनरिलेटेड पीपल हो, दे आर रेडी टू एक्सचेंज एनी गुड्स और सर्विसेज, सो दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू। यानी कि जहां पर दो अननोन, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अननोन, बिकॉज जब हम बोलते हैं ना आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, तो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच इज बेसिकली बिटवीन टू अननोन पीपल, जो कि किसके बीच में होती है? दो अननोन लोगों के बीच में होती है। ध्यान रखना, क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या लिखता है। अननोन भी नहीं बोल सकते, अनरिलेटेड बोलो आप, ज्यादा बेटर। क्या कहता है? व्हाट इज एफएमवी? कहता है एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर विच एन एसेट और लायबिलिटी शुड बी एक्सचेंज बिटवीन विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर इन एन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। बार बार बोल रहा हूं, आर्म लेंथ का मतलब शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी रिलेशनशिप। अनरिलेटेड बोलो मेरे पीछे, अनरिलेटेड। ब्यूटीफुल, अनरिलेटेड। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। कम ऑन, डन 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 डन, ग्रेट। आफ्टर प्रॉपर मार्केटिंग द पार्टीज एक्टेड नॉलेजेबली एंड प्रूडेंटली। मतलब क्या है? आफ्टर प्रॉपर मार्केटिंग का मतलब होता है जब दो लोग आपस में तैयार हो जाते हैं ना, तो आप ये मत समझना कि वो गलती से हुए हैं। क्या उन्होंने पहले मार्केट सर्वे करा होगा एंड देन वो एक पॉइंट पे पहुंचे होंगे और उस पॉइंट पर आकर क्या उन्होंने एक्सचेंज करा होगा। तो वो कहता है कि ये जो भी काम हो रहा है ना, ये प्रॉपर मार्केटिंग के बाद होता है। ठीक है जी। द पार्टीज एक्टेड नॉलेजेबली एंड प्रूडेंटली। क्या सबको क्लियर है? द पार्टी एक्टेड नॉलेजेबली एंड प्रूडेंटली। क्या? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। लॉक कर दो इसको। फिर आ रहा है फेयर वैल्यू। मैंने पहले ही बोला फेयर वैल्यू थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, किससे? फेयर मार्केट वैल्यू से। ठीक है जी, आराम से देखना क्या लिखता है। फेयर वैल्यू एक ऐसा प्राइस है that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a transaction between market participants on valuation date। बच्चा कहता है सर ये तो सेम लग रहा है मुझे। मतलब जिस दिन, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये पेन है, ठीक है, एक वो चीज होती है जिसका ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है मार्केट। रिलायंस का शेयर, तो रिलायंस का शेयर क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है तो दैट इज फेयर मार्केट प्राइस। ठीक है। मेरे शेयर का ट्रेड नहीं हो रहा, अरुण सेतिया क्लासेस के शेयर का कोई ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे उसका 2,000 रुपया मिल रहा है पर शेयर, तो क्या वो उसकी फेयर वैल्यू? अच्छा, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन वैल्यूएशन, इट मस्ट बी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ये क्या होता है सर? याद रखना, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, ऑर्डरली मतलब विलिंग होना चाहिए। ठीक है ना? एंड नॉट फोर्स्ड, लिखा है ना? ऑर्डरली ट्रांजैक्शन प्राइस होना चाहिए, ना कि एक फोर्स्ड ट्रांजैक्शन प्राइस होना चाहिए। ठीक है सर, फेयर वैल्यू।
नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? सर ये तो आपने मतलब पढ़ पढ़ के यार आप बुढ़े हो गए हो। सर पढ़ा था ना आपने अकाउंट्स के अंदर, फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यस, ये बैलेंस शीट से निकलती है। इसको हम हिस्टोरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस होता है किसका? टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज का। यस सर। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू? देखिए इसको हम पता है क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को ना हम ऐसे भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सिंपल बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। देखो क्या लिखा है, इट इज मेजर्ड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम असेट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर नाउ। यस सर। सर इंट्रिंसिक वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इसको रियल वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू इज द वैल्यू विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइसेस, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये बैलेंस शीट पे बेस्ड होती है, और बैलेंस शीट में एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। वेरी गुड। फेयर वैल्यू होती है कि अगर वैल्यूएशन डेट पे मेरा एसेट कितने का बिक सकता है या मेरी लाइबिलिटी कितने की पे ऑफ हो सकती है इन द ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, शुड नॉट बी फोर्स्ड ट्रांजैक्शन, एंड उससे भी ऊपर आ जाता है मेरे पास, कौन बताएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। आई होप दैट यहां तक क्लियर हो गया हमें। फिर आ जाता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब ये सारे ना टर्मिनोलॉजीज है, और पेपर में मैं आपको बता रहा हूं, स्टडी मैट मैंने पूरा उठा लिया। इसका मतलब आईसीएसआई यहां से बाहर तो निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल इंश्योर करा है मैंने कि आपको जब आप ये असाइनमेंट करके जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई अभी भी मुझे कुछ ना कुछ बाहर से आ सकता है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने बोला रिप्लेसमेंट वैल्यू। देखिए मेरे पास ना एक मशीन है, पुरानी हो चुकी है, ठीक है, और बिल्कुल सेम मशीन मार्केट में मुझे चाहिए थी। अगर मैं ये कहूं कि इस मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करने में मुझे 5 लाख रुपए लगेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट वैल्यू। अच्छा, ये क्या होता है? करंट कॉस्ट होता है ऑफ एक्वायरिंग अ सिमिलर न्यू प्रॉपर्टी। सिमिलर न्यू प्रॉपर्टी बोलो। सिमिलर न्यू प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए आपको जो भी पैसा लगेगा टू प्रोड्यूस नियरेस्ट इक्विवेलेंट यूटिलिटी टू द प्रॉपर्टी बीइंग वैल्यूड, मतलब समझ रहे हैं, विच इज द लाइकली टू प्रोड्यूस द नियरेस्ट इक्विवेलेंट यूटिलिटी। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिमिलर एसेट खरीदना है आपने, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एसेट खरीदोगे ना, सेम एसेट खरीदना है, सिमिलर एसेट खरीदना है जिसका यूटिलिटी लेवल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कम ऑन दोस्तों, क्या सबको समझ में आ रहा है? सर अभी तक हमने 5 वैल्यूज पढ़ ली। सर पहली हमने पढ़ी सर, अच्छा ये रटना नहीं है, इसके नाम मत रटना, इसके अंदर का कंटेंट लर्न करना है आपने, ठीक है ना? सर एक है हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू, एक है फेयर वैल्यू, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है बुक वैल्यू, एक है रिप्लेसमेंट वैल्यू, एक है गोइंग कंसर्न वैल्यू। सर मैंने अभी अभी आपको बताया गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखना, जैसे मान लो एक बिजनेस चल रहा था, है ना, और उस बिजनेस के अंदर सपोज करो कि मैं चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करना चाह रहा हूं विद एन इंटेंट कि मैं उसको आगे चलाऊंगा। अब उसमें एसी लगा हुआ था, तो गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब क्या है? इसकी वैल्यूएशन कैसे लगाऊंगा? यार एसी तो बहुत पुराना लग रहा है, ये तो 1 साल भी नहीं चलेगा। सर 2000 से ऊपर मैं इसका वैल्यूएशन नहीं दूंगा। हाँ, गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब आपके लिए वो फ्यूचर में कितना यूजफुल होगा, क्या वो गोइंग कंसर्न वैल्यू होती है। यस, तो एक बार रीड करेंगे, द वैल्यू ऑफ द बिजनेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर। It takes into account the various intangible assets of the organization's factor like trained workforce, brands, trademarks, licenses and soon. ये जितनी भी चीजें होती है ना, आपका ट्रेंड वर्कफोर्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस। अब जैसे मान लो एक कंपनी के पास लाइसेंस है एंड दैट माइट एक्सपायर आफ्टर 1 ईयर, तो क्या हम उसके बेसिस पर क्या उसका वैल्यूएशन कर लेंगे? गोइंग कंसर्न वैल्यू इज रेलेवेंट फॉर द डिसीजंस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस, क्योंकि मर्जर एक्विजिशंस टेक ओवर ये ही इस मंशा से जाते हैं कि आप उसको धंधे को आगे चलाएंगे एज इट इज, तो वहां पे गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर इसके बाद आ जाता है इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यूएशन। अब देखो मेरे को एक बात हो, इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यूएशन क्या होता है मालूम है आपको? सर इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यूएशन का मतलब होता है कि मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यूएशन का मतलब होता है द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। यहां पे इंटरेस्ट का मतलब है रिटर्न।
तो इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यूएशन जो होता है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होता है बेस्ड ऑन द रिटर्न। अब रिटर्न का फॉर्मूला अगर आपने एफएम में ढंग से पढ़ा हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100। याद आ रहा है कुछ? 100 रुपए का शेयर है, एक साल बाद 110 का हो जाएगा, तो 10 रुपए तो कैपिटल गेन आ गया, और 10 रुपए का मान लो डिविडेंड है, तो टोटल गेन कितना हो गया? 20 रुपए। उसको डिवाइड बाय 100, क्या 20% हमारा रिटर्न आ रहा है। अब उस 20% रिटर्न के आधार पर क्या हम इक्विटी वैल्यूएशन करेंगे? तो इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यूएशन क्या होता है? द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन दैट इक्विटी, एंड दैट रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100। ब्यूटीफुल, क्या बात है सर। इसके बाद आता है गुडविल वैल्यू। आप मुझे बताओ गुडविल वैल्यू क्या होती है? गुडविल वैल्यू क्या? वैसे तो गुडविल का मतलब क्या होता है पता है? रेपुटेशन। और रेपुटेशन क्या होता है पता है? जब मैं बोलता हूं ना यार मेरी मार्केट में वैल्यू है, गुडविल है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आई विल मेक प्रॉफिट इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रिटर्न्स ड्यू टू माई ब्रांड वैल्यू, है ना। गुडविल इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रांड वैल्यूएशन। तो गुडविल इज डिफाइंड एज एन एसेट जो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दैट बिजनेस। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो गुडविल एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनटैंजिबल एसेट है जो कि अराइज करता है जब बिजनेस एज अ होल हैज वैल्यू ग्रेटर देन इट्स आइडेंटिफाइड एसेट्स। अब ये कई बच्चों को नहीं समझ आता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सर ये ना आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद कराऊंगा, आप देखना नाचने लग जाओगे सच में। हाँ सर देखो, मान लो एक बिजनेस है, आप एक्वायर कर रहे हो हल्दीराम्स को, और हल्दीराम को आप एक्वायर कर रहे हो और उसके नेट एसेट्स जो है ना वो 2 करोड़ के हैं। प्लीज इसको हल्दीराम नहीं लिखते, हल्दी लिख देते हैं, नहीं पता चले यूट्यूब के अंदर वो सुन ले और मेरे पे केस ठोक दे, कह रहा है यार 2 करोड़ के मेरे तू एसेट की वैल्यूएशन कर रहा है। सपोज करो एक कंपनी है हल्दी जिसकी टोटल एक्चुअल वैल्यूएशन कितनी है? 2 करोड़, एंड आई एम रेडी टू पे फॉर 4 करोड़, या 5 करोड़ देने को तैयार हूं। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? 3 करोड़। सो दिस 3 करोड़ विच यू आर पेइंग एक्स्ट्रा इज बेसिकली फॉर द गुडविल। तो गुडविल बेसिकली पे किया जाता है समथिंग मोर देन द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। दैट अमाउंट विच यू आर पेइंग एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज गुडविल। तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि अगर प्राइस जो पे कर रहे हो वो एफएमवी से ज्यादा है, मतलब आप 2 करोड़ के एसेट से और आप 2.5 करोड़ पे कर रहे हो, तो ये जो 50 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो क्या वो गुडविल है? यस सर। सर इसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूएशन और बचेंगी, दैट इज सैल्वेज वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू, और उसके बाद ये टॉपिक भी अपना हो जाएगा खत्म। आई एम वेरी श्योर आपको पूरा समझ आ रहा है, सच्ची अच्छी बताना, मजा आ रहा है या नहीं? यस सर। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? बहुत बार सुना होगा आपने, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। मतलब जब एसेट पूरा खत्म हो जाता है और उसकी पूरी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो भी उसका रियलाइजेबल वैल्यू होती है, क्या उसी को सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। द अमाउंट विच कैन बी रियलाइज्ड अपॉन सेल ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट आफ्टर इट इज फाउंड नो लॉन्गर यूजफुल बाय द करंट ओनर। समझ आ रही है? जब आपको लगता है कि अब मेरे लिए ये एसेट बेकार हो चुका है, तो इसको जब आप बेचने जाएंगे तो वट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू रियलाइज ऑन द सेल और या डिस्पोजल ऑफ दैट एसेट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सैल्वेज वैल्यू। ब्यूटीफुल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लिक्विडेशन वैल्यू। अब आज क्या है? लिक्विडेशन वैल्यू। सर आपको मालूम है जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेशन 2 तरीके से होता है। वैसे तो प्रैक्टिकली कभी भी सारे एसेट्स एक साथ नहीं बिकते होंगे, तो इसको बोलते हैं पीस मिल वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? पीस मिल। पीस मिल का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में। तो द अमाउंट जो कि रियलाइज होगा ऑन द सेल ऑफ एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स आर सोल्ड इन द पीस मिल वैल्यूएशन। मतलब लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब द अमाउंट जो आप रियलाइज करोगे ऑन द सेल ऑफ एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट अंडर पीस मिल वैल्यूएशन का मतलब होता है धीरे धीरे जो करके आता है आपके पास। एंड दैट्स ऑल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन। आई एम होपिंग फॉर, क्या सबको क्लियर हो गया? अब इसमें ना इन्होंने एक लाइन और बोली है, लिक्विडेशन वैल्यू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ गेटिंग द एसेट सेलेबल। क्या मतलब है? जब भी आप लिक्विडेशन वैल्यू निकालोगे ना, तो होता क्या है कि उसको बेचने के लिए ना आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है? अमाउंट रियलाइज्ड लेस जो भी कॉस्ट आपने बियर करी उसको बेचने के लिए, लाइक ब्रोकरेज एंड ऑल दैट। ठीक है सर। अच्छा, वैल्यूअर को ना ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या कि ये जो भी लिक्विडेशन वैल्यू आई है वो ऑर्डरली आई है या फोर्स्ड आई है। कई बार क्या होता है
ऑर्डरली लिक्विडेशन वैल्यू मतलब रूटीन में बेच के पैसा आ गया। फोर्स्ड लिक्विडेशन का मतलब आपने जबरदस्ती बेचना पड़ रहा था, आपने वहां पर ओने पोने भाव में बेच दिया, दैट इज फोर्स्ड लिक्विडेशन वैल्यू। आई होप क्लियर टू एवरीवन। एक बार प्लीज पहले जरा सारे बता देंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इसको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता। चलिए फटाफट से बता दो मुझे, पहला क्या है सर? सर देखिए, हम लोगों ने पढ़ा फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फिर हमने पढ़ा फेयर वैल्यू क्या है, फिर हमने पढ़ा बुक वैल्यू क्या है, फिर हमने पढ़ा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ना, फिर हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न वैल्यू क्या है, फिर हमने पढ़ा लिक्विडेशन वैल्यू क्या है, फिर हमने पढ़ा सैल्वेज वैल्यू क्या है। आई होप जैसे मैं ये शब्द बोल रहा हूं आप रिकॉल कर पा रहे हो। सैल्वेज वैल्यू, जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं आफ्टर द लाइफ ऑफ दैट एसेट एंड एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट इज कॉल्ड एज सैल्वेज वैल्यू। ठीक है सर। लिक्विडेशन वैल्यू एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब भी हम एसेट्स को बेचते हैं एंड एनी अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ द एसेट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन वैल्यू। रिप्लेसमेंट मतलब एक सिमिलर एसेट को एक्वायर करने के लिए, एक बिल्कुल सिमिलर एसेट को एक्वायर करने के लिए जब भी आप किसी भी तरह के कोई भी एसेट को खरीदना चाह रहे हो, ठीक है ना, और पुराने वाले को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो विद द सेम यूटिलिटी ऑलमोस्ट, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्लियर है? इंट्रिंसिक इज द रियल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, एंड देन आपका बुक वैल्यू इज हिस्टोरिकल वैल्यू जहां पे एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं, एंड फेयर वैल्यू इज वैल्यूएशन डेट पे जब आप अपने एसेट को बेचने जाओगे वट एवर अमाउंट यू कैन गेट ऑन सेल ऑफ द एसेट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन एंड नॉट द फोर्स्ड ट्रांजैक्शन। ग्रेट। अब सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन यूज वैल्यू एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, दोनों में फर्क बता देता हूं क्या होता है। वैल्यू इन यूज गोइंग कंसर्न में होता है। देखो मैंने पहले बोला मेरे को ये एसी यूज करना है, गोइंग कंसर्न के अंदर मैं आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं विद एन इंटेंट टू यूज योर एसेट्स एंड यू विल डू द सेम बिजनेस, वैल्यू इन यूज। और दूसरा क्या होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज, जहां पे मॉनेटरी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। सो वैल्यू इन यूज इनहेरेंट वैल्यू होती है, क्योंकि वहां पे आप बेचना नहीं चाह रहे ना, आप उसकी लाइफ के बेसिस पर चेक कर रहे हो कि उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसके पॉजिटिव्स के बेसिस पर आप वैल्यूएशन प्रेडिक्ट कर रहे हो। दैट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्स टू इट्स यूजर। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज in case of merger and acquisition, assets are acquired on the basis of their use in the past acquisition period. Value in exchange क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करता है या टिपिकली मेजर करता है इन द मॉनेटरी टर्म्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। मॉनेटरी टर्म्स, वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज, जहां पर आपका इंटेंट उसको फर्दर यूज करना होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, गोइंग कंसर्न जब भी आएगा वहां पे वर्ड क्या आता है? मर्जर एक्विजिशंस। समझ आ गया है नहीं? वेरी गुड। अच्छा एक बात है, वैसे हमेशा याद रखना, इनहेरेंट वैल्यू जो होती है ना वो ज्यादा होती है किससे? मॉनेटरी वैल्यू से। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने अपना ना इंस्टीट्यूट शिफ्ट करा पटेल नगर टू लक्ष्मी नगर। व्हाट हैपेंस यू नो, जब तक वो पंखा लगा हुआ है भाई, वो पंखा ही है, नया पंखा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। जब सारे पंखे उतर जाते हैं ना, तो उस अब ऊपर लगा हुआ है तो वो 2000 रुपए का, नीचे उतर गया तो कबाड़ी कितने में लेगा? 300 रुपए में, क्योंकि वो वैल्यू इन एक्सचेंज हो जाती है। ओ माय गॉड, क्या ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं यार मैं, बहुत बढ़िया। क्या समझा? इसीलिए कहते हैं कि वैल्यू इन एक्सचेंज कम होती है किससे? वैल्यू इन यूज इन केस ऑफ गोइंग बिजनेस एंटरप्राइज। एसी लगा हुआ है ना भाई, ये मेरे को 50,000 का लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसको आज अगर चेंज करने जाऊंगा तो 50,000 चाहिए, लेकिन अगर एक बार उतर गया ना भाई, कबाड़ी इसकी वैल्यूएशन 6,000 लगाएगा। दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। Oh my God, यो सर कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं ना आपको, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है, पता है मुझे आपसे पूछना भी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो बेटा जी आपको ये क्वेश्चन लर्न भी हो रहे होंगे। क्या कहते हो? यस और नो? सो वी कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस। क्या यहां तक क्लियर हो गया? करने कितने हमें? 17 क्वेश्चन करने हैं, 17 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, चलिए। सो गाइस अब आ रहा है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, तो आई एम वेरी श्योर 5 क्वेश्चन डन। छठा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा कहता है सर आपने ये तो बता दिया वैल्यूएशन क्या है, आपने ये भी बता दिया कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सर आपने ये भी बता दिया कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन।
सर आपने ये भी बता दिया कि नीड फॉर वैल्यूएशन क्या है, आपने ये भी बता दिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसीडर व्हाइल डूइंग वैल्यूएशन। सर यहां तक तो समझ आ गया। सर एक बात बताओ ना, आप बोलते हो वैल्यूएशन एक प्रोसेस है, सर क्या आप ये बता सकते हो कि वो प्रोसेस होती क्या है? वेरी गुड। तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मान लो आप ये कहते हो कि इट्स अ प्रोसेस, तो भैया प्रोसेस में तो स्टेप्स होने चाहिए, तो वो स्टेप्स बता दो। तो पेपर में 5 नंबर का प्रश्न बनता है, बताओ क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। ग्रेट। सो पहला स्टेप, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। याद रखना, लाइफ में जब तक यही नहीं मालूम पर्पस क्या है, तो वैल्यूएशन ठीक से नहीं कर पाओगे। बच्चा कहता है क्या मतलब, देखो मैंने क्या कहा था, अगर गोइंग कंसर्न पर्पस है तो सर आप वैल्यू इन यूज देखोगे, लेकिन अगर आपका पर्पस गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर वहां पर आप देखोगे कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, फेयर वैल्यू क्या हो सकती है। समझ रहे हैं? अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो तो क्या वहां पर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप किसी के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट कर सकते हो तो क्या वहां पे डिस्काउंटिंग। तो मतलब ये आपको ये जानना बड़ा जरूरी है भाई कि तुम वैल्यूएशन करना क्यों चाहते हो दोस्तों। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा पर्पस क्या है, क्योंकि वो साफ बोल रहा है कि डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन आर देयर टू प्रोड्यूस डिफरेंट वैल्यूज। तो अगर आपको पर्पस ही नहीं पता तो आपको मेथड भी नहीं पता होगा, जब मेथड नहीं पता तो वैल्यू गलत आएगी। तो अगर आप जानना चाहते हो सही वैल्यू क्या है तो सही पर्पस पता होना चाहिए। ग्रेट। अगला, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है। याद रखना, जब भी हम कोई वैल्यूएशन करते हैं ना, जब भी हम कोई वैल्यूएशन करते हैं तो मैंने पहले ही बोला, समटाइम्स हम फ्यूचर को बेस बनाते हैं, समटाइम्स हम पास्ट को बेस बनाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कंपनी के एसेट्स को बेस बनाते हैं, कई बार कंपनी की इनकम को बेस बनाते हैं। बच्चा कहता है क्या मतलब, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मुझे बताओ, स्टार्टअप्स के अंदर जब शार्क टैंक हम देखते हैं तो स्टार्टअप के अंदर जितनी भी नई नई कंपनीज आ रही होती हैं, दिमाग लगा के बताना, क्या उन कंपनीज में कई तो कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट होता ही नहीं उनके पास। हाँ सर, तो फिर उनका बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं हो सकती। सर उनका बेसिस क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है या नहीं। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। कई कंपनीज में आप एक्विजिशन करते हो विद एन इंटेंट, आपका जो मेन बेसिस होता है वो उसकी अर्निंग्स होती है। कई कंपनीज में आप इसलिए एसेट एक्विजिशन करना चाह रहे हो, इसीलिए कंपनी को आप खरीदना चाह रहे हो। तो कई बार बेसिस एसेट है, कई बार इनकम है, कई बार कैश फ्लोज है, तो आपके डिफरेंट बेसिस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या रहेगा। ठीक है ना, बेसिस आपको मालूम है आज की डेट में, आज की डेट में क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, तो आपने कभी अगर शार्क टैंक देखा हो तो उसमें ना ऐसे बोलते हैं, मेरे 2000 डाउनलोड्स हैं, मेरे इंस्टा पे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपको मालूम है ये आपकी वैल्यूएशन बढ़ा रहा है, ये आपकी, क्योंकि आपकी रीच बहुत ज्यादा है। तो कई लोगों का वैल्यूएशन क्राइटेरिया सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, आपके डाउनलोड्स, आपकी अर्निंग, आपका कैश फ्लो, आपके एसेट्स, आपका इतिहास, आपका फ्यूचर, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज, लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज आर देयर। समझ आया? वेरी गुड। फिर आ जाता है प्रीमाइसेस ऑफ वैल्यूएशन। देखिए प्रीमाइसेस ऑफ वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपको ना, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। तो आपको सर्कमस्टेंस बताने होंगे कि किस तरह से लाइबिलिटी और एसेट्स को आप यूज करते हो। तो क्या होता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैव डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा पर्पस, ठीक है, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा बेसिस, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है अजम्पशंस। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा अप्रोच। सर ये पेपर में आना ही आना है 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा कहता है ये वाला अप्रोचेस आगे आएगा, ये अभी अगला क्वेश्चन यही है। 3 अप्रोच होती हैं इवैल्यूएशन करने। पहली है मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, एसेट अप्रोच। कई लोग इसको कॉस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। बोलो, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच, एसेट अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। फिर उसके बाद
डिटरमाइन करो रिक्वायर्ड वैल्यू को, फिर डॉक्यूमेंटेशन करो, फिर वैल्यूएशन पे रिपोर्ट तैयार करो। स्टेप नंबर 1, डिफाइन द पर्पस, Why you are doing valuation। बच्चा कहता है पर्पस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने कहा डिफरेंट मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो द पर्पस इज नॉट क्लियर, मेथड इज नॉट क्लियर, वैल्यूएशन इज नॉट क्लियर, देन यू नीड टू डिसाइड द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। इनकम है, सब्सक्राइबर है, एसेट्स है, तो यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, आफ्टर नोइंग द बेसिस, प्रीमाइसेस क्या है, व्हाट आर द प्रीमाइसेस ऑफ वैल्यूएशन, राइट। फिर उसके बाद व्हाट इज द बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोच, क्या यूज करोगे। फिर सब कुछ करने के बाद अब आप क्या करो, रिक्वायर्ड वैल्यू को डिटरमाइन करो, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशंस करो, और लास्ट में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करो, एंड दैट्स इट, ओवर, डन। सर नेक्स्ट आ गया 7th क्वेश्चन, बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोचेस कितनी है। मैंने अभी बताया 3 अप्रोच है, कौन कौन सी, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच और कॉस्ट या एसेट अप्रोच। अब ये पेपर में ना 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोच, और उसमें कई बार ऐसा भी आया है खाली मार्केट अप्रोच पे शॉर्ट नोट लिखो। आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, आप कहोगे सर वाक्य में यार मजा आ गया। ठीक है जी। सो देयर आर 3 मेजर प्रिंसिपल्स एज आई डिस्कस्ड, अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट अप्रोच क्या होती है, ठीक है जी। देखो पहले ना मार्केट अप्रोच नाम से ही क्लियर है क्या होता है इसमें। जैसे फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिकल चीज कितने में बिक रही है, क्या उसी वैल्यू पे क्या हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। मार्केट अप्रोच का मतलब होता है यार कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर विल नेवर पे यू मोर देन व्हाट आइडेंटिकल गुड्स आर अवेलेबल फॉर सेल। समझ रहे हैं, दैट इज मार्केट वैल्यू। सो मार्केट अप्रोच का मतलब होता है जैसे आपको पापा को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बताओ कैसे खरीदेंगे, चेक करेंगे ना कि मार्केट में वहां की प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन चल रहा है। अगर मैं कहूं कि मार्केट में वहां पर 1 लाख रुपए गज चल रहा है रेट, तो अकॉर्डिंगली आपके पापा क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले अपने मन में एक वैल्यूएशन करेंगे। यस, तो मार्केट अप्रोच क्या होती है, इट इज यूजेस the price and other relevant information generated by the market transactions involving identical or comparable assets, liabilities या group of assets या liabilities। मतलब जितने भी comparable assets, liabilities या group of assets, liabilities हैं उन्हें दिमाग में रखते हुए क्या आप valuations करते हो। अब वो कहता है कि जब भी market approach यूज की जाएगी ना, valuer has to get the reliable information about the comparable or identical assets। Now this is very interesting point। याद रखना market approach यूज ही कब कर सकते हो, जब मार्केट में आइडेंटिकल और कंपेरेबल चीज बिक रही हो। याद रखना एक्टिव मार्केट, और वो रिसेंटली कोई ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फोर्स्ड नहीं हुई होनी चाहिए, जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। अच्छा, तो मार्केट अप्रोच यूज करने का क्राइटेरिया नंबर 1, आइडेंटिकल कंपेरेबल कुछ होना चाहिए, रीसेंट प्राइस होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मार्केट अप्रोच कहां यूज नहीं हो सकती, सर जहां पर बहुत कम आइडेंटिकल्स अवेलेबल हो, जहां पर एसेट टू बी वैल्यूड और मार्केट कंपेरेबल्स आर नॉट ट्रेडेड इन द एक्टिव मार्केट, मान लो उसका ट्रेड ही नहीं हो रहा, या फिर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन कंपेरेबल एसेट इज नॉट अवेलेबल, मतलब या तो बहुत कम एसेट अवेलेबल है, या एसेट है उनका ट्रेड नहीं हो रहा, या फिर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, या कोई रीसेंट ट्रांजैक्शन अभी तक हमें नहीं मिली फॉर दैट एसेट और उसके कंपेरेबल्स के अंदर। वेरी वेल डन सर, बहुत बढ़िया सर, एकदम सर टिप्स पर आ गया मेरी बात। ये देखो आप लोगों को ना बस एक काम करना है, क्लास के बाद ये जरूर बता के जाइएगा कमेंट के अंदर कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, 20 नंबर भाई साहब आपको मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी वेटेज होती है। जो लोग एक एक नंबर से फेल होते हैं ना, उनसे पूछना 20 नंबर क्या है, वो आपको अच्छा बता पाएंगे। ठीक है ना, चलो मार्केट अप्रोच क्या होती है सर, मार्केट अप्रोच वहां पे यूज होती है जहां पर आपके आइडेंटिकल या कंपेरेबल्स का ट्रेड हो रहा होता है इन द एक्टिव मार्केट, उसका प्राइस अवेलेबल होता है, रीसेंट प्राइस अवेलेबल होता है, क्या उन सब जगहों पे हम लोग मार्केट अप्रोच यूज करते हैं। मार्केट अप्रोच के अंदर 3 मेथड्स होते हैं। अब आपके पेपर में ना ये मेथड्स नहीं आएंगे, सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। एक है मार्केट प्राइस मेथड,
एक है कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड और एक है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड। मतलब एक तो है मार्केट प्राइस मेथड और एक क्या है कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड और एक है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड। लॉक करें, बहुत बढ़िया। इसके बाद आए थे इनकम अप्रोच। भाई इनकम अप्रोच हमने बहुत बार पढ़ लिया। इनकम अप्रोच का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सिंपल। अगर मान लो, अगर आपको मालूम हो कि एक कंपनी आपको फ्यूचर में इतना इनकम देगी, तो आज आप उसको कितना पैसा दोगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। आपने ना एफएम में ये चीज पढ़ी हुई है। अगर मैं बोलूं कि मैं फ्यूचर में आपको 1 साल बाद 12,000 रुपए दूंगा, मुझे आज आप कितना पैसा देने को तैयार हो, तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, यही तो बोलोगे। हाँ सर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, याद रखना, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। ये आपके खून में है, मेरे को पक्का मालूम है, पक्का मालूम है कि आपके खून में है। सर इसके बाद आ रही है कॉस्ट एसेट अप्रोच। भाई साहब देखो, कॉस्ट एसेट अप्रोच क्या होती है। कॉस्ट एसेट अप्रोच, देखिए जब भी आप किसी भी एक्वायर करते हो एसेट को, है ना, कोई भी आदमी ज्यादा पे नहीं करना चाहता ना। किससे ज्यादा? कहते हैं कि अगर सेम यूटिलिटी का कोई एसेट अवेलेबल है, सो वी विल नेवर वुड लाइक टू पे मोर देन दैट। आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है ना, सिमिलर कार आपको 2 लाख रुपए मिल रही है, तो आप उसके लिए क्या 2.5 लाख रुपए दोगे? नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट या एसेट अप्रोच। ये कहती है बायर विल नॉट पे फॉर एन एसेट देन कॉस्ट टू ऑब्टेन एन एसेट इक्वल यूटिलिटी अनलेस, यहां पे एक्सेप्शंस है, इनकन्वीनियंस, रिस्क, अदर फैक्टर्स। ये क्या हुआ सर? समझना मेरी बात को। आपको मालूम है जाने जाने में कई बार आप ज्यादा पे करते हो। सर आपने कभी ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने गए आप, ठीक है, मेरे साथ तो हुआ है ये। जैसे ये रॉड का माइक है ना, तो ये रॉड का माइक मैंने खरीदा 22,000 रुपीज का, विद इन वॉइस, विद अ वेरी रेपुटेड शॉप जहां पे उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी थी। एक पर्सन का ना, मुझे उससे पहले मैंने ऐसी सर्वे किया था, तो किसी ने मुझे कहा था सर सीपी आके ले लो, मैं आपको 19,000 में दे दूंगा। बताओ, 22 का खरीदा मैंने, सीपी नहीं किया मैं, सिमिलर एसेट था, 19 का मिल रहा था, स्टिल आई पेड 22। इनकन्वीनियंस, मुझे सीपी जाना पड़ता, ये वाला मेरे को घर पे डिलीवर हुआ। पहला रिस्क, मैं सीपी जाता, हो सकता है कि वो मेरे को नकली पीस दे देता, वहां पे कौन सा मैं चेक करता। सो क्या यहां पर एक्सेप्शंस हैं? क्या आप ज्यादा पे कर सकते हो? यस सर। ये मेथड कहां पे यूज होता है? जहां पर एसेट इंटेंसिव फर्म्स होती है। याद रखना, एसेट मेथड यूज ही कब होते हैं? जब आप एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो वहां पे एसेट्स का वैल्यूएशन होता है यूजिंग एसेट अप्रोच। ठीक है जी। वैल्यूइंग डिस्ट्रेस कंपनीज, डिस्ट्रेस समझते हैं ना, जो कंपनी बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाती है, उसको डिस्ट्रेस होते हैं, जो अपने लोन्स रीपे नहीं कर पा रही, दैट आर नॉट वर्थ मोर देन देयर वैल्यू ऑफ नेट टैंजिबल एसेट्स। आप बताओ, डिस्ट्रेस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? इनकम तो है नहीं उसकी, तो उसकी उतनी वैल्यूएशन है जितनी उसके एसेट्स की वैल्यूएशन है। तो क्या वहां पे एसेट अप्रोच मेथड लगता है? समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं। एक कंपनी है, जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा, मतलब किसी काम की नहीं। अब आप सोच के देखो, ये कंपनी किसी काम की है ही नहीं, फिर तुम क्यों ले रहे हो? क्योंकि उसके पास ना बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, और आपको लगता है भाई ये इस जगह पे ना बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी के चक्कर में मैं ये बिजनेस एक्वायर कर लूंगा। तो आपने उस बिजनेस को एक्वायर इसलिए नहीं करा क्योंकि उसकी इनकम बड़ी अच्छी थी, ना 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 ना, वो तो डिस्ट्रेस कंपनी है। जस्ट इसलिए करा क्योंकि आपको उसके बिल्डिंग और लैंड खरीदना था। यस, समझ आ गया जी। अब कॉस्ट अप्रोच के अंदर एक होता है रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्रोडक्शन मेथड, समेशन मेथड। याद रखना, आपके स्टडी मैट में सिर्फ नाम ही याद करने हैं आपको, इसका इलैबोरेशंस नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, मतलब 7 हो गए टोटल। छठा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मेथडोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या है, तो उसमें हमने स्टेप्स पढ़े। उनमें जब हम स्टेप्स पढ़ रहे थे तो एक स्टेप आया था बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोच, उसके अंदर 3 अप्रोचेज होती है, हमने वो पढ़ी। ठीक है सर। अब आ जाता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स समझते हैं? हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस क्या होती है? व्हाट इज हिंड्रेंसेस? बॉटलनेक्स।
सर बॉटलनेक हिंड्रेंसेस का मतलब होता है रुकावटें, यस, लिमिटेशंस। आपको मालूम है वैल्यूएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत एम्बिगुअस है। व्हाट इज एम्बिगुअस? सोच के बताओ, वैल्यूएशन आज रिलायंस का शेयर 3,000 का है, हो सकता है तुम बोलो वाओ सस्ता है, मैं बोलूं माय गॉड सो कॉस्टली। हर आदमी का वैल्यूएशन का मेथडोलॉजी डिफरेंट होगा। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट मेथड फॉर वैल्यूएशन, यस और नो? क्योंकि हर आदमी की वैल्यूएशन करते समय सोच अलग है। समझिए मेरी बात को। बॉटलनेक्स का मतलब है हिंड्रेंसेस। हर आदमी अपने तरीके से क्या वैल्यूएशन करेगा, यस और नो? यस सर। तो वो यही कह रहा है, पहला तो ये कह रहा है कि वो एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है। एन एसेट हैज डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। पर्पस अलग है तो वैल्यू अलग है। मैंने पहले ही बोला आपका बेसिस अलग है। आप इसलिए बिजनेस को खरीदना चाह रहे हो क्योंकि आपको कंपनी के एसेट चाहिए। मैं इसलिए खरीदना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे कंपनी की अर्निंग चाहिए। कोई आदमी इसलिए खरीदना चाह रहा है क्योंकि उसको उस कंपनी के सब्सक्राइबर चाहिए। तो जब बेसिस अलग है, पर्पस अलग है, तो वैल्यूएशन अलग हो जाएगा। तो ये पहले तो एम्बिग्विटी आएगा, ठीक है जी। फिर वो कहता है कि जिसकी वजह से सेवरल वैल्यूज होती हैं, जो हमने पढ़ा था, फेयर मार्केट वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू होती है, गोइंग कंसर्न वैल्यू होती है, सैल्वेज वैल्यू होती है, रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है ना। Since value means different thing to different people, there are different opinions for the valuation for different person. हर आदमी के लिए वैल्यू का अलग मतलब है। किसी के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी के लिए बुक वैल्यू। एवरीबडी हैव डिफरेंट परसेप्शंस रिलेटेड टू वैल्यू। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं बोल दूं उस पर आप ओके कर दो। आपका और मेरा क्या मिसमैच हो सकता है? यस। बिजनेस वैल्यूएशन एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस। सर हाइपोथेटिकली तो है, ये धंधा ग्रो कर सकता है, शार्क टैंक वाले बोलते हैं। भाई हाइपोथेटिकल हो, कंफर्मेशन थोड़ी ना है। क्या आपको क्या लगता है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है तो क्या वैल्यूएशन गलत हो जाती है? हाँ, कई बार आपका पैसा डूब जाता है, बिल्कुल। यस, दैट देयर इज आर्म लेंथ सेल ऑफ द बिजनेस बिटवीन बायर एंड सेलर। हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस, developing reasonable assumption for projection based on historical trend and expected future occurrence। आपको मालूम है कि अपन क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा को देखकर क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। हिंड्रेंसेस का मतलब है लिमिटेशन। भाई फ्यूचर में क्या होगा, क्या उसके लिए पास्ट को बेस बना रहे हो आप? ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। यानी कि फ्यूचर किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्या पास्ट को बेस बनाकर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है? यस सर। चॉइस ऑफ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, लेट मी क्लियर यू, देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स गिवन बाय आईसीएआई, और इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अपन डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो हमें कई बार इस चीज में भी प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन सा स्टैंडर्ड कब यूज करना चाहिए। सर क्या पढ़ा रहे हो आप? हिंड्रेंसेस, बॉटलनेक्स, ambiguous, different valuer have different meaning to the value। इसीलिए सबके पास वैल्यूएशन का मतलब अलग है, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अलग है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, आपकी मेरी परसेप्शंस अलग है। शायद आप जिस चीज को जो वैल्यू करोगे, शायद मैं उसको वैसे वैल्यू ना करूं, इसीलिए आपकी और मेरी वैल्यू सेम नहीं आ सकती। पास्ट को बेस बनाकर फ्यूचर को अजम्पशन करना अगेन एक बॉटलनेक है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं वैल्यूएशन के, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड अगेन एक बॉटलनेक है। देयर इज नो डेफिनेटिव वैल्यूएशन मेथड, कोई एक फिक्स मेथड नहीं है दोस्तों। वैल्यूएशन का कोई भी फिक्स मेथड नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट एवरी वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंस। Valuation is based on probable future benefits and their discounting, but it is difficult to define the benefits। बताओ फ्यूचर में मेरे को रिलायंस क्या शेयर देगी, उसका 10 साल बाद क्या प्राइस होगा, बता दोगे आप? नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स है जो आप वैल्यूएशन में फेस करते हो। याद रखना, बॉटलनेक्स, एम्बिग्विटी, बेसिस अलग है, पर्पस अलग है, स्टैंडर्ड को चॉइस करना अलग है, रीजनेबल assumptions लेने में प्रॉब्लम है, हाइपोथेटिकल assumptions लिया जा रहा है वैल्यूएशन में। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं
प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन टू बी फॉलोड बाय द वैल्यूअर। नाइन्थ क्वेश्चन, एक वैल्यूअर को क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए? मतलब एथिकल होना चाहिए उसको, ऑफ कोर्स, उसको डिस्क्लोजर देना चाहिए सारी चीजों का। क्या वैल्यूएशन जब आप करो, जब भी आप वैल्यूएशन करो, तो क्या वैल्यूएशन वही करे जो कॉम्पिटेंट पर्सन हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसको उस फील्ड की नॉलेज हो, है ना, कंप्लायंसेस को फॉलो करे वो। इंटेंडेड यूज, वैल्यूअर मस्ट डिस्क्लोज अ क्लियर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ वैल्यूएशन। क्यों कर रहा हूं मैं वैल्यूएशन, उसका पर्पस बताओ। सारे बोलना दोबारा से। एथिकल होना चाहिए, एथिकल समझ रहे, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, जो बोल दिया। मतलब आपको मालूम है, अगर आप मेरे बिजनेस वैल्यूएशन के लिए अगर मैं किसी को अपॉइंट करता हूं, उसको मुझे अपना सारा डिटेल देना पड़ेगा। सोचो, बैंक बैलेंसेस, प्रॉपर्टी, ये वो, तभी वैल्यूएशन होगी ना। अब वो अगर मान लो आगे जाके सबको दुनिया को बता दे, अनएथिकल हो गया तो। कंप्लायंसेस, कॉम्पिटेंट, और उसको बताना पड़ेगा इंटेंडेड यूज क्या है, वैल्यूएशन क्यों करी जा रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वैल्यूएशन, व्हाट इज बीइंग वैल्यू, मतलब सब्जेक्ट ऑफ वैल्यूएशन, मतलब आप किसको वैल्यूएशन कर रहे हो, पहले ये आइडेंटिफाई करो। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर रहे हो, शेयर वैल्यूएशन कर रहे हो, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। डेटा, आपको मालूम है वैल्यूएशन के लिए हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, तो वैल्यूअर को मस्ट यूज एप्रोप्रिएट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ताकि वो क्रेडिबल वैल्यूएशन दे सके। Communication of valuation, valuer must clearly communicate the analysis, opinion and conclusion of the valuation to the intended user. Communication, सर एक बार दोबारा बताना, क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा बताएंगे। वेरी गुड। एथिकल, कॉम्पिटेंट, कंप्लायंस, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, फिर डाटा जो भी आप यूज कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ वैल्यूएशन पता होना चाहिए किसको वैल्यू कर रहे हैं, एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूएशन, क्या आपको ठीक से वैल्यूएशन को कम्युनिकेट करना होगा टू द पीपल जिन्होंने आपको रखा है वैल्यूएशन के लिए। सर एथिकल, कॉम्पिटेंट, कंप्लायंस, इंटेंडेड यूज, डाटा एप्रोप्रिएट, प्रिंसिपल क्या है, पर्पस क्या है, और व्हाट इज अ थिंग जिसको आप वैल्यू करना चाह रहे हो, एंड देन कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूएशन। ब्यूटीफुल, मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, दिल खुश हो गया। सच्ची सच्ची बताना समझ में आया या नहीं आया? आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट आर वैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर द मर्जर? बोलो सारे, व्हाट आर वैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर द मर्जर? सर अब ना यहां पर थोड़ा सा ना सुन लेना पहले आराम से, 2 मिनट पहले सुन लो ना यार। सुनो तो सही, सुनते नहीं है। सुन लो ना यार। देखो ये क्या कह रहा है, वैल्यूएशन की टेक्निक्स क्या है मर्जर के लिए, टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, कई बार ना बच्चा मिक्स कर देता है फंडामेंटल अप्रोच के साथ। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोचेस, ये अलग है। यहां पर मार्क करो, टेक्निक्स ऑफ मर्जर की बात हुई, वैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर मर्जर। पहले सिर्फ नाम पढ़ लीजिए। अच्छा ये पता है आपने कब पढ़ा था, बताओ बताओ, पूछो। सर ये आपने पढ़ा था मेरे से जब मैंने आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया था, याद करो, मैं आपको बताता हूं। रुको रुको रुको, जब कोई कंपनी मर्ज करती है तो एक नई कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है। अब नई कंपनी जब फॉर्म होती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो रही है,
है ना, कुछ भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा अमेलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। कई जगहों पे नई कंपनी फॉर्म होती है और कई जगहों पे नई कंपनी फॉर्म नहीं होती। किसी भी केस में सोच के बताना, क्या हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा था एक स्वैप रेशियोज होती है, प्राइस अर्निंग के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, शेयर वैल्यूएशन करते हैं और फिर एक्सचेंज रेशियोज निकालते हैं। याद आ रहा है कुछ? यस। तो यही वो टेक्निक्स की बात करता है कि वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती है। तो वो कह रहे हैं पहला है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, मतलब जो दो कंपनीज आपस में मर्ज होने जा रही हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, कंपेरेबल एनालिसिस करेंगे। अब कंपेरेबल का मतलब क्या है, इसका प्राइस अर्निंग रेशो, इसका प्राइस अर्निंग रेशो, मान लो इसका 10 है, इसका 5 है, तो 2:1, इसको बोलते हैं कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। यस, द टेक्निक इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कंपेरेबल कंपनीज इन सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर एंड एनालाइजिंग financial metrics like price earning ratio, price to sales ratio. These metrics are used to the target company to estimate its value. समझ आ रही है? टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन के लिए हम टारगेट कंपनी जैसी ही कोई कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स उठाएंगे और उसके बेसिस पर क्या इसका वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है सर। एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। मेरे को लगता है ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको मालूम है। कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, डन। एक है सिनर्जी एनालिसिस। भाई ये बहुत जबरदस्त है। पता है क्या होता है सिनर्जी एनालिसिस? विवेक सर, अरुण सेतिया क्लासेस का मर्जर हुआ। इस मर्जर में इंटेंट क्या था? सिनर्जी। सिनर्जी इंटेंट था, सिनर्जी। तो यहां पर कई बार जब मर्जर हो रहा होता है उसका इंटेंट होता है सिनर्जी एनालिसिस। आप मुझे बताओ, सोच के बताना, अगर मैं ये कहूं कि दो कंपनीज इसलिए मर्ज हो रही हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मिलकर दे कैन डू सम बिगर बिजनेस, तो क्या वहां पे सिनर्जी एनालिसिस आएगा? पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट सेविंग्स जो अचीव हो सकती हैं थ्रू मर्जर, these synergies can be incorporated into valuation analysis. तो 3 मेथड मैंने बता दिए। पहला क्या था? कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, सिनर्जी एनालिसिस। बहुत बढ़िया। फिर आ गया हमारे पास एसेट बेस्ड वैल्यूएशन और एक आएगा हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में क्या होता है, हम क्या करेंगे, असेस करेंगे वैल्यू ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्ड इन द मर्जर और इसके बाद उन सब की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे हम, खत्म। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम चेक करेंगे कि भैया आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो आपकी मार्केट कैप निकाल के क्या हम लोग चेक करेंगे कि आपका वैल्यूएशन कैसे आएगा। ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स। ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स क्या होते हैं? It involved analyzing historical mergers and acquisition transaction in the same industry to determine the valuation benchmark. अगर ऐसी ही इस इंडस्ट्री में पहले कभी हुआ था तो उसका वैल्यूएशन बेसिस क्या था? क्या वहां से हम बेंचमार्किंग करेंगे कि ओके फाइन हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स। एक बार दोबारा से, जो जो याद आ रहा है वो तो बता दो। मैंने कहा जो माइंड में आए वो बता। सर देखो, आप कह रहे हो कि वैल्यूएशन टेक्निक इन मर्जर क्या है? बिल्कुल सर, पहला है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, सिनर्जी एनालिसिस। अब बड़ा मेरे को मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, आधे से ज्यादा बच्चों ने तो ये पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, बट आप मॉड्यूल खोल लो सब दिखेगा आपको। ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा जो है ना, मुझे नहीं मालूम अब ये आपको कितना आता है। तो मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये मैंने ना डिटेल में नहीं लिखे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं नहीं आता तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा। क्योंकि रीजन सुन लो, पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों में। एक तो स्लम सेल, सेक्शन 50B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोग अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच देते हैं, तो वहां पे एक वैल्यूएशन आ जाती है हमारे पास और फिर वैल्यूएशन को हम स्लम सेल बोलते हैं। एक होता है सैस्ट,
टेक ओवर के अंदर आपने रेगुलेशन 8, 20, 22, 35 ये सब पढ़ी होंगी। तो अब देखो मैं ये दोनों इसलिए नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये मत कहना स्लम सेल पे क्वेश्चन आ गया, पहले लिख दिया मैंने, मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। मेरी विवेक सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था टेक ओवर में ये सारे रेगुलेशन भी आते हैं बच्चों को, स्लम सेल भी आता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया, सीधा ही मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चला गया, वैल्यूएशन रिपोर्ट पे। मान लो वैल्यूएशन हो गई, अब क्या बनानी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। वैल्यूएशन हो गई, अब क्या बनानी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है मुझे। ठीक है सर, देखो क्या कहते हैं, एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एमसीए सजेस्टेड फॉलोइंग कवरेज इन केस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज। मतलब एमसीए का एक एक्सपर्ट ग्रुप है जिसने सजेस्ट करा कि जब भी आप वैल्यूएशन बनाओगे ना, उस रिपोर्ट के अंदर आपको ये सब चीजें बतानी होंगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें इन्होंने लिख दी हैं। पहला, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, आइडेंटिटी ऑफ वैल्यूअर क्या है, कौन कर रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूअर इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैल्यूअर का इस वैल्यूएशन में किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या उसका इंटरेस्ट है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा कहां से उठा रहे हो। प्रोसीजर अडॉप्टेड टू कैरी आउट वैल्यूएशन, ठीक है जी, मतलब आपने पास्ट डाटा उठाया या आपने फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी उठाई, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया था टू कैरी आउट द वैल्यूएशन। एक बार दोबारा बताना, बैकग्राउंड, आप क्या करते थे, क्यों करते थे, क्यों आपको वैल्यूएशन की जरूरत पड़ रही है। पर्पस, आइडेंटिटी ऑफ वैल्यूअर, वैल्यूअर का इंटरेस्ट, वैल्यूअर का कॉन्फ्लिक्ट। फिर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट करा फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी क्या है जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, फैक्टर कौन से हैं जो वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, कंक्लूजन्स क्या है, लिमिटेशन एंड डिस्क्लेमर्स क्या है। मतलब आप यहां पर क्या रिस्ट्रिक्शंस डालना चाह रहे हो वो सब आपने बताना होगा। ओके, समरी रिपोर्ट जब बनती है ना, तो उसमें पहले क्या आता है, बैकग्राउंड, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, आइडेंटिटी ऑफ वैल्यूअर, वैल्यूअर का इंटरेस्ट, वैल्यूअर का कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा आपको बतानी है मेथोडोलॉजी, आप क्या फॉलो करने जा रहे हो, आप क्या अडॉप्ट करोगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूअर, सॉरी ये तो हो गया, वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी बतानी है आपने, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कंक्लूजन क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिस्क्लेमर्स क्या है, ये सब आपको देना होगा। सर अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। बच्चा कह रहा है कितना और है, बेटा कुछ भी नहीं है, बस इसके बाद 30 मिनट और, बस 30 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दी, उससे भी जल्दी हो जाए, ठीक है ना। आओ देखते हैं। एक है रिलेटिव वैल्यूएशन। सर रिलेटिव वैल्यूएशन, हाँ, रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब जहां पर आप क्या करोगे, दो चीजों को रिलेट करके वैल्यूएशंस निकालो। जहां पर कंपनी या एसेट की जो वैल्यूएशन होती है ना, बाय कंपेयरिंग इट विद द सिमिलर कंपनीज और एसेट्स इन द सेम इंडस्ट्री। सर ऊपर तो बताया था आपने, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, हाँ वही है ये। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स of comparable company by using the benchmark to determine relative values of the target. Same है, same. Swap ratio, oh my God, practical पढ़ा था आप लोगों ने, याद है आपको प्रैक्टिकल में क्या होता है बताओ, स्वैप रेशो क्या होता है। जैसे ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए एक कंपनी है, इसका 10 रुपए का शेयर है, बी एक कंपनी है, इसका 50 रुपए का शेयर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए के 5 शेयर, बी का 1 शेयर, यानी कि फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ ए द शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर ऑफ बी, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्वैप रेशो। क्या बोलते हैं इसको, स्वैप रेशो। तो स्वैप रेशो क्या होती है, it is a ratio at which the share of one company are exchangeable to the share of the another company in the merger or acquisition or demerger. ये डिटरमाइन करता है proportionate ownership of the shareholder
इन कंबाइंड या न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। बच्चा कहता है क्या 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 क्या, देखो स्वैप रेशो क्या है, एक ऐसी रेशो एट विच शेयर ऑफ वन कंपनी इज एक्सचेंजेबल टू द शेयर ऑफ द अनदर कंपनी। एक कंपनी के शेयर जब एक्सचेंज होते हैं विद द शेयर ऑफ द अनदर कंपनी, तो उसमें क्या यूज होती है, स्वैप रेशो यूज होती है। ये डिटरमाइन करता है प्रपोर्शनेट ऑनरशिप। बच्चा कहता है सर ये क्या मतलब है, प्रपोर्शनेट ऑनरशिप का क्या मतलब है, ये बता दो। आ जाओ एग्जाम्पल, मान लो स्वैप रेशो जो है वो फ्रैक्शन में होती है, लेट्स से 1:3 है। इसका मतलब क्या है, हर 3 शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी के लिए शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर इन द एक्वायरिंग कंपनी। 1:3 फॉर एवरी 3 शेयर इन द टारगेट कंपनी, यानी कि अगर आप टारगेट कंपनी में थे और आपके पास 3 शेयर थे, बदले में यू विल गेट 1 शेयर ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। फ्रैक्शन 1:3 फ्रैक्शन ऑनरशिप, मेरे 3 के बदले में मुझे 1 मिलेगा एक्वायरिंग कंपनी के अंदर। यस सर, कहते हैं इसको हम रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व। आपको याद होगा स्वैप रेशो कैसे बनती थी सर, स्वैप रेशो या तो हम ईपीएस बेस्ड बनाते थे या प्राइस अर्निंग बेस्ड बनाते थे। मार खाओगे मेरे से अगर नहीं याद आ रहा तो, प्रैक्टिकल जाके चेक कर लो, पहले बता रहा हूं मैं कहोगे तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूं, दोबारा देख लो भैया, 20 नंबर से पंगे मत लेना, पहले बता रहा हूं। पूरी क्लास देखो, शिद्दत से देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, इट इज सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन होती है ये वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करने पे आती है, लाइक मार्केट कंडीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सिनर्जीज, शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद ही क्या हम स्वैप रेशोस निकालते हैं। अर्निंग पोटेंशियल क्या है, सिनर्जी कितनी आएगी, तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए अपन क्या निकालते हैं, स्वैप रेशो निकालते हैं। क्या ये सबको क्लियर हो गया या नहीं? सर जी 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप चाहो तो एक बार चेक जरूर करना, आपको मजा आ जाएगा कि वाकई में स्टडी मैट के अंदर क्या यही क्वेश्चन आप लोगों को बार बार रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है जी, बोलो मेरे दोस्तों। सर अब जो मैं कराने जा रहा हूं, सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, चोरी नहीं करनी बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ आ रही है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज बताता हूं। सर सीएस कंप्लीट करने के बाद अगर आपने, जो मैं अब पढ़ा रहा हूं, आपने ये कोर्स कर लिया, सिर्फ 50 घंटे का कोर्स है। कौन कराता है सर? आईसीएसआई कराता है भाई, आईसीएआई कराते हैं। 50 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है बस। सर आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो और वहां पर कंपनी सेक्रेटरी एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आपकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। तो सभी बच्चों को ये मैं भी पढ़ाऊंगा पढ़ाने से पहले ही बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, ये वाला कोर्स करना है सीएस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये है क्या जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन है 247 विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन। बिकॉज क्योंकि हम वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो आपके स्टडी मैट ने क्या करा, जहां जहां पे वैल्यूएशन का जिक्र हुआ है उसको आपके यहां पे ले आए। अब सेक्शन 247 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी कंपनी जब किसी भी तरह की कोई भी वैल्यूएशन करवाएगी ना, तो भैया वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही करवाएगी, जिसके पास एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि एज स्पेसिफाइड इन रूल्स है। क्या इसके लिए वैल्यूएशन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए रूल्स भी बनाए गए? यस। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 247, रेड विद ऑल रूल्स रिलेटेड टू वैल्यूअर। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए। वैल्यूएशन प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 247 क्या कहता है? इट सीक्स टू प्रोवाइड दैट द वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, गुडविल shall be valued by a person having such qualification and experience and registered as valuer in accordance with these rules. अपने को क्या देखना है?
उसके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और वो रजिस्टर्ड क्या होना चाहिए एज वैल्यूअर। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, और हमें रजिस्ट्रेशन कौन देगा? तो मैंने पहले ही बोला, आपको रजिस्ट्रेशन देगा आपका आईसीएसआई देगा। हाँ सर झूठ बोल रहे हो, अभी चेक कराऊंगा। फिर उसके बाद कंपनीज जब भी वैल्यूएशन कराएगी तो ऑफ कोर्स वैल्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा। वैल्यूअर को कौन अपॉइंट करेगा? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ दैट क्या ऑडिट कमिटी अपॉइंट करेगी। समझ आ गया? मतलब ऑडिट कमिटी को अपॉइंट करना है, और इनकेस अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बीओडीज जो है वो अपॉइंट करेंगे। क्या यहां तक क्लियर? वैल्यूअर अपॉइंटेड अबव शेल। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, जो भी वैल्यूअर को आप अपॉइंट करोगे, पहले तो वो एक इम्पार्शियल ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन देगा एसेट्स की, विच मे बी रिक्वायर्ड टू बी वैल्यूड। भाई सिंपल सी बात है ना यार, इम्पार्शियल होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेगा, और जो भी वैल्यूएशन करेगा इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स करेगा, ठीक है ना। एंड शैल नॉट अंडरटेक द वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो। ओके, सेक्शन 247 क्या कह रहा है? कोई भी कंपनी को अगर वैल्यूएशन करवानी है तो उसके लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति से करानी है जिसके पास रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और जो कि रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर हो। Shall be appointed by the audit committee, and in its absence it may be appointed by the board of directors. जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप अपॉइंट करने चाह रहे हो, पहले तो वो इम्पार्शियल होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन यूज करेगा, ठीक है सर। एक्सरसाइज करे ड्यू डिलिजेंस, यस सर। मेक वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप वैल्यूएशन करो तो आप जिसकी भी वैल्यूएशन कर रहे हो उसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। अगर वैल्यूअर किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो दोस्तों उस पर लगती है पेनल्टी। कितनी? 25,000, जो कि 1 लाख तक जा सकती है। और अगर ये कॉन्ट्रावेंशन विलफुल होगा, अगर ये कॉन्ट्रावेंशन विलफुल होगा टू डिफ्रॉड द अदर्स, तो उस केस में इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 1 ईयर विद फाइन मिनिमम 1 लाख एंड अप टू 5 लाख। कॉन्ट्रावेंशन करने पे 25,000 से 1 लाख, और अगर इंटेंट टू डिफ्रॉड कंपनीज एंड इट्स मेंबर्स था तो पनिशमेंट भी हो सकती है अलोंग विद फाइन। फाइन यहां पर मिनिमम 1 लाख से बढ़कर 5 लाख तक जा सकता है। एक बात याद रखना कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो दोस्तों आपको जितना रेम्यूनरेशन मिला था वो वापस करना पड़ेगा कंपनी को, प्लस जो आपकी वजह से कंपनी को डैमेजेस हुए हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। ध्यान रखना। क्या सबको क्लियर है? यहां से आते हैं द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। सेक्शन 247 समझ आ गया हमें? बताना क्या था? एक तो सर आप कह रहे हो कि अपॉइंट करना पड़ेगा पर्सन विद रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर। अपॉइंट करेगी ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी इट मे बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर वो एक इम्पार्शियल, ट्रू एंड फेयर व्यू देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक्सरसाइज करेगा ड्यू डिलिजेंस, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वेरी वेल डन। और मैंने कहा कि वो जो भी वैल्यूएशन करेगा क्या वो एज पर रूल्स करेगा। यस। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रूल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्या है सर? ध्यान से सुनेंगे। पहला, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जो जुडिशियली सोच सके। रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ही शुड नॉट बी डिस्चार्ज एज बैंकरप्ट, हैज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड माइंड, ही इज नॉट अ माइनर। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट आसान थे। फिट एंड प्रॉपर, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, अनडिस्चार्ज, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड, नॉट अ माइनर, ठीक है सर। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 3 पॉइंट क्या है ये ध्यान से समझिए। पहले यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है सर। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए सर, वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है सर। सर पहले 3 पॉइंट क्या है ध्यान से सुनो। अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो ना
सुन लो ध्यान से। तो आप जैसे, अच्छा एक बात, तो मैं कंपनी सेक्रेटरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो क्या मेंबर ऑफ आईसीआई बन गए आप? ऐसे ही जो कंपनी, यानी कि जो संस्था आपको सर्टिफिकेशन दे रही है, क्या पहले आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। ये और कोई नहीं है, आईसीएसआई की एक 100% सब्सिडरी कंपनी है, जिसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर क्या रजिस्टर करवाया गया है। समझ आ रही है? और आप क्या होने चाहिए? उसके मेंबर। तो मैंने क्या बोला, दिखाऊं क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा लेकिन बढ़िया से। आईसीएसआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो, आईसीएसआई आरवीओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप ध्यान से देखो, 50 घंटे का एजुकेशनल कोर्स है, ठीक है, 27 मई से 2 जून तक स्टार्ट हो रहा है। 7500 रुपये एनरोलमेंट फीस है प्लस जीएसटी, और ये कोर्स फीस है, यानी कि टोटल 20,000 का खर्चा है, और उसके बाद आप बन जाओगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर। देख रहे हो? वी आर प्लेजर टू शेयर दैट आईसीएसआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आईसीएसआई, इज द फर्स्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन amongst its peer institute to receive the recognition from Insolvency and Bankruptcy Board of India। समझ आ रही है दोस्तों? आईसीएआई का भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने बताया भी हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ 40 बच्चों की लेते हैं, हमारा ये एप्लीकेशन है, तो आप ये पढ़ सकते हो इसको अच्छे से डिटेल में। डन डन डन, खुश हो जाओ, खुश नहीं हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या करें बताओ। ये देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ रही होगी, ये बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है इन्होंने, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये देखो, यही पढ़ा ना अभी आपने, वैल्यूअर मेंबर, उसके बाद पोसेसेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, नॉट अ माइनर, अनसाउंड माइंड। देख रहे हो? यही तो आप रेगुलेशन 3 पढ़ रहे हो। पहले 3 पॉइंट बस मुझे बताने हैं आपको। एक पॉइंट और इसके अंदर एडेड नहीं है, वो कर लेना आप। ही हैज नॉट बीन कॉन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कोई भी कॉन्विक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहां पे सेकंड कंडीशन क्या है, इज रेकमेंडेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ही इज वैल्यूअर मेंबर। एक तो आप मेंबर होने चाहिए, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आईसीएसआई आरवीयू है उसने आपको रेकमेंड किया होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है सर। उसने वैल्यूएशन एग्जामिनेशन क्लियर किया होना चाहिए। एक वैल्यूएशन एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, साथ में एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है सर। यही चीज मैंने यहां लिखी हुई है, आप चेक करो नोट्स में, आप नोट्स देखो, आपको यही मिलेगा दोस्तों। ही इज अ वैल्यूअर मेंबर recommended by registered valuer organization, passed valuation exam in 3 year preceding the date of making applications। उसने ये एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए विद इन 3 ईयर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब समझ ना, रजिस्ट्रेशन करवाने के 3 साल के अंदर अंदर क्या आपने ये पेपर क्लियर किया होना चाहिए, ठीक है सर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, क्या एक पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकती है? आंसर इज यस, बट कुछ केसेस में नहीं। नहीं कब? सुन लो, अगर उसका ऑब्जेक्ट अदर देन रेंडरिंग वैल्यूएशन सर्विस है, तो यानी कि आप ऐसे कह लो कि कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, होलसेल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। इट इज अंडरगोइंग ऑन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। It is undergoing an insolvency resolution or is an undischarged insolvent। लिखा है इन द फॉलोइंग केसेस इट शेल नॉट बी एलिजिबल। अगर इसका कोई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन चल रहा है और अगर वो अभी भी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो नहीं। कम से कम 3 या सारे, विच एवर इज लोअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर नहीं हुए, जैसे मान लो 7 लोग थे, तो 3 और 7 मतलब 3 लोग कम से कम रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए हमारे 3, और अगर मैं कहूं 2 थे तो 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए।
दोनों में जो भी लोअर होगा ना वो रजिस्टर्ड वैल्यू होगा, अगर नहीं है तो सर सॉरी फिर आप नहीं हो सकते। यानी कि एक कंपनी को पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सारे बोलो फटाफट से, उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन। पहला पॉइंट है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वैल्यूएशन, रेंडरिंग वैल्यूएशन सर्विसेज। कम से कम 3 या सारे डायरेक्टर विच एवर इज लोअर या सारे पार्टनर विच एवर इज लोअर शुड बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अंडर गोइंग एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या फिर अनडिस्चार्ज अगर इंसॉल्वेंट हुआ फिर नहीं बन सकते। ठीक है सर। सर ये है क्वालिफिकेशन। अब देखो वैसे ना अगर आप अपना खोलोगे ना तो आपका सिर्फ यही है बस। बच्चा कहता क्यों 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 सर, क्यों 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 क्यों, सुन लो ध्यान से भाई, सुन लो। ये दोनों आपके लिए नहीं है, ये पता किसके लिए है, सिविल इंजीनियर्स वगैरह के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो वैसे अगर आप देखोगे ना तो आपके लिए बस यही है, आप मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर आप मेंबर ऑफ आईसीएआई हो या मेंबर ऑफ आईसीएसआई हो या फिर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर सच मेंबरशिप, तो आप एलिजिबल हो जाओगे टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है सर। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो 2 केस है ना ये आपके लिए नहीं है, ये कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये वो हैं जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन करते हैं, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन। और ये कौन से होते हैं पता है, जो फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं। आप याद रखना आप किस में आओगे, ये देखो मैं आपको चेक कराता हूं, ये देखो देखो इन्होंने सिर्फ आपके लिए लिखा है एसेट और फाइनेंशियल एसेट्स 3 साल, बाकी लिखे नहीं ना इन्होंने, क्योंकि आईसीएसआई कैसे दे देगा सिविल इंजीनियर वगैरह को, तो इसीलिए उसने सिर्फ अपने मेंबर को ही देने की बात करी है। समझ आ गया। लेकिन जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं अगर वो बैचलर डिग्री होल्ड करके बैठे हैं तो उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्ड करके बैठे हैं तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ आ गया। और इसमें कौन आता है, जो लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वैल्यूएशन करेंगे। याद रखना आप लोग वैल्यूएशन सिर्फ किसकी कर सकते हो, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स की। आप लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन के लिए आप नहीं हो, वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट। ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, इंडिविजुअल जिसने पास करा होगा वैल्यूएशन एग्जाम, पहले तो उसके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगी ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन। बताओ जब तुम सीएस क्लियर करते हो तो तुम्हारे पास रिजल्ट आता है ना, पहला वो, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट भी आ जाता होगा, तो ये होना चाहिए। सर अब आ जाता है एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी तक तो हम बात कर रहे थे वैल्यूअर कौन बन सकता है, अब आ रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे आईसीएसआई की बात हो रही है कि आईसीएसआई को ये लाइसेंस कैसे मिला, क्या ऐसे किसी और को भी ये लाइसेंस मिल सकता है? यस। कब? पहला, ऑर्गेनाइजेशन को मीट करना पड़ेगा सभी रिक्वायरमेंट को जो रूल 12(2) में लिखी हुई है। पढ़ लेते हैं 12(2) की, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है कंडक्ट एजुकेशनल कोर्स इन वैल्यूएशन in accordance with the syllabus determined by the authority for individual who may be its valuer member या delivered in the classroom या through distance learning। आप देख लो, मैंने अभी बताया, मैंने क्या कर रहा है, कंडक्ट एजुकेशनल कोर्सेस। बताओ आईसीएसआई आरवीओ क्या कर रहा है, एजुकेशनल कोर्स कंडक्ट कर रहा है in accordance with the syllabus determined by the authority for individuals who may be its valuer member and delivered in the classroom or through distance education modules includes practical training also। so अगर ये संस्था को एजुकेशनल कोर्स कंडक्ट करती हो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो वैल्यूअर का कोर्स करना चाहते हैं, डिलीवर्ड इन द क्लासरूम या डिस्टेंस एजुकेशन, मैंने पहले ही बोला अभी ऑनलाइन चल रहा है तो डिस्टेंस एजुकेशन के फॉर्म में चल रहा है। फिर ये मेंबरशिप ग्रांट करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ग्रांट करेंगे, ट्रेनिंग भी देते हैं ये लोग, कंडक्ट ट्रेनिंग। सर जो ये आईसीएसआई सीएस के बच्चों के लिए कर रहा है ना, तो आईसीएसआई का आरबीओ जो है ना वो उन लोगों के लिए कर रहा है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं। ठीक है जी। कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन करेगा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन देगा मेंबर्स को, उनकी मॉनिटरिंग करेगा। मुझे बताओ यही तो वो कर रहा है तुम्हारे साथ, यही आईसीएसआई का आरबीओ भी कर रहा है। ठीक है सर, एक बार दोबारा चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, जो 12(2) को सबको फॉलो करेगा, मतलब वो ऑनलाइन एजुकेशन भी देगा, सीओपी भी देगा, मेंबरशिप सर्टिफिकेशन भी देगा, एग्जाम भी कंडक्ट करेगा,
कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएगा, तो वो सारी चीजें। इसके अलावा ये रजिस्टर्ड होना चाहिए एज सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, सोल ऑब्जेक्ट विद डीलिंग विद द मैटर रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ वैल्यूअर्स इन द एसेट क्लास ऑफ एन एसेट क्लास। एसेट क्लास समझ रहे हैं ना, 3 एसेट क्लास थी। आपका एसेट क्लास कौन सा है? सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। यस, समझ आ गया या नहीं? ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। बताओ जी, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन ऑफ अ प्रोफेशन। ओके, तो मतलब 12(2) वाली सारी हरकतें होनी चाहिए, प्लस ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो तो है ही है वो, ठीक है ना। और साथ में ये सेक्शन 8 कंपनी होना चाहिए जिसका पूरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? डीलिंग विद द मैटर्स विच आर रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द वैल्यूअर्स। डन, ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया। सो अब मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया हुआ है, एक्सपीरियंस भी पूछा गया है, और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? सर नोट्स मैंने ऑलरेडी वैसे कल सर्कुलेट कर दिए थे, जिनको नहीं मिले वो टेलीग्राम में जाके ले सकते हैं। बीजी स्टडी हब या सी अरुण सेतिया क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। और मैंने कहा कि इसके बाद आपने नीचे कमेंट करके जरूर बताना है, मैं स्कैनर पूरा शेयर कर दूंगा। अगर आपसे हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर स्कैनर भी करा दो यार, मेरे को 2 ही घंटे लगने हैं, मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, प्रैक्टिकल क्लास जिन्होंने देखी देख लेना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, तो पछताओगे पेपर के अंदर, ठीक है। चलो बाय बाय।